तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 3 क्या है? यह है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये है चैप्टर का आपका नाम। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्चस्व क्या है। ये आप पहले विषय सूची यानी टॉपिक देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्चस्व क्या है, फिर अमेरिकी वर्चस्व का शुरुआत हुआ कैसे, प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था, क्लिंटन का दौर और 9/11 की घटना। ये 9/11 की घटना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। अगला ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था, अमेरिका इतना ताकतवर देश कैसे बना था, अमेरिका था भारत के बीच संबंध यानी क्या था। इतना चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वर्चस्व होता क्या है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्चस्व क्या होता है। तो वर्चस्व का सीधा सीधा मतलब होता है दबदबा, यानी दबदबा का यानी मतलब दबदबा का मतलब होता है अपना कब्जा जिसको बोलते हैं। तो वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा या दादागिरी या मनमानी करना या फिर अपना रौद्र रूप दिखाना। ये होता है वर्चस्व का मतलब। यानी आपको समझ में आया होगा कि वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा यानी दादागिरी या मनमानी करना, वही वर्चस्व होता है। ठीक है। जैसे आज पूरी दुनिया में वर्चस्व अमेरिका का वर्चस्व कायम है। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से, राजनीतिक रूप से बाकी देशों की तुलना में काफी ताकतवर है। अमेरिका वर्तमान में अभी सुपर पावर के अंतर्गत आता है। तो आपको समझ में आया होगा कि वर्चस्व क्या होता है। तो वर्चस्व का अर्थ होता है यानी दबदबा या दादागिरी या मनमानी करना। आप सीधा समझिए कि वर्चस्व का मतलब होता है मनमानी करना। मतलब मनमानी मतलब आप समझ सकते हैं। तो जैसे आज के वर्तमान समय में अमेरिका जो होता है यानी अमेरिका जो देश है, बाकी अन्य देशों की तुलना में वो ज्यादा ताकतवर है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला है कि अमेरिका, अच्छा अमेरिका, ये तो बात जानिए कि अमेरिका दबदबा है, लेकिन अमेरिका में वर्चस्व का शुरुआत हुआ कैसे ये हम लोग पढ़ेंगे। तथा शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही अमेरिका विश्व के सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनकर पूरे विश्व में उभरा। यानी शीत युद्ध जब समाप्त हुआ तो अमेरिका विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनकर पूरे विश्व में उभरा तथा कोई अन्य राष्ट्र यानी कोई अन्य राष्ट्र, संघ या देश उसके सामने टिक नहीं पाया। यानी बाकी सब अमेरिका के अलावा जितने भी देश था उसके सामने नहीं टिक पाया। इसे अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका विश्व की सबसे ज्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनकर पूरे विश्व में उभरा और कोई अन्य राष्ट्र या देश उसके सामने टिक नहीं पाया। इसे अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहा जाता है। और 1991 के बाद ही अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुआ था। तो अमेरिका वर्चस्व का शुरुआत कब हुआ था? 1991 के बाद। ठीक है। अगला है कि अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत, तथा अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 के बाद हुआ। इस बात को आप इस लाइन को ध्यान में रखेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 के बाद हुआ था और विश्व व्यवस्था में एक नया बदलाव होना शुरू हो गया तथा अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेतृत्व करना शुरू कर दिया था। जैसे प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने जो किया, इसी को नई विश्व व्यवस्था के नाम से संज्ञा दी गई। इस बात को आप ध्यान रखें। अब ये खाड़ी युद्ध आया होगा तो ये खाड़ी युद्ध होता क्या है, ये क्या था, इसके बारे में जानेंगे। तथा प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 के अंतर्गत यानी अगस्त महीने में इराक ने कुवैत पर बड़ी तेजी से हमला कर दिया। यानी खाड़ी युद्ध में क्या किया इराक, तो इराक की राजधानी कहाँ है? बगदाद। और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। तो 1990 के यानी अगस्त महीने में इराक ने कुवैत पर बड़ी तेजी से कब्जा कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो इराक को समझाने बुझाने पर भी पीछे नहीं हटा, जिस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर आक्रमण करने की अनुमति दे डाली। ठीक है। तो 1990 के अगस्त महीने में इराक ने कुवैत पर बड़ी तेजी से कब्जा कर लिया। अब इराक क्या हुआ? समझाया किसको? इराक ने किसको समझाया? यानी 1990 के अगस्त महीने में इराक ने कुवैत पर सबसे यानी बड़ी तेजी से हम कब्जा कर लिया। ठीक है। तो इराक को समझाने बुझाने पर भी पीछे नहीं हटा, जिस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ यानी इराक को समझाया, कुवैत पर हमला किया इराक ने, तो इराक को समझाया गया लेकिन इराक ने माना नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो स्थापना की यानी संगठन है ये, इसने इराक पर आक्रमण करने की अनुमति दे दी। जॉर्ज बुश ने इसे, मतलब जॉर्ज बुश उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ को इंग्लिश में यूएनओ बोलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति देने के बाद अमेरिका और बाकी देशों के सैनिकों ने इराक पर हमला कर दिया। जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने
यानी अनुमति दे दिया, तो अमेरिका के साथ-साथ बाकी और भी जो अन्य सारा देश था, उस सब ने भी इराक पर हमला कर दिया। क्योंकि इराक को पहले ही भी समझाया गया था कि आप कुवैत पर हमला मत कीजिए, लेकिन इराक नहीं नहीं माना, जिसके कारण इराक ने जब कुवैत पर हमला कर दिया, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन ने, ये जो संघ है, इसने फैसला लिया और इराक पर हमला कर दिया। ठीक है। अगला है कि इस युद्ध में कुल 6 लाख, यानी ये जो खाड़ी युद्ध हुआ था, इस युद्ध में कुल 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया था। यानी ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध है, इसमें कुल कितना यानी लाख सैनिकों ने भाग लिया था, तो 6,60,000 सैनिकों ने टोटल भाग लिया था। अब जिसमें से 75% सैनिक अमेरिका का था। 75% सैनिक जो था किस देश का था? अमेरिका का था। इसीलिए इस युद्ध में अमेरिका का निर्णायक भूमिका रहा था। यानी प्रथम यानी जो खाड़ी युद्ध जो था, उसमें किस देश का भूमिका रहा था? तो अमेरिका का। तो आपको समझ में आया होगा कि टोटल इस युद्ध में 6,60,000 सैनिकों ने भाग लिया था, जिसमें से 75% सैनिक अमेरिका का था। इसीलिए इस युद्ध में अमेरिका की निर्णायक भूमिका रही थी। अब इस युद्ध को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट गल्फ वार। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण देश को देख लेना कहता है, इराक ने कुवैत को 2 अगस्त 1990 में अपने कब्जे में कर लिया था। यानी इराक जो देश है, कुवैत भी एक देश है, तो इराक ने कुवैत को, यानी कुवैत पर कब कब्जा जमा लिया था? तो 2 अगस्त 1990 को। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। 2 अगस्त 1990 को। अगला है कि इराक के खिलाफ, यानी इराक के खिलाफ 16 जनवरी 1991 को अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों ने मिलकर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की शुरुआत की। इसी ऑपरेशन को प्रथम खाड़ी युद्ध कहते हैं। यानी इसी ऑपरेशन को क्या कहा गया? खाड़ी युद्ध कहा गया। ठीक है। अब प्रथम खाड़ी युद्ध जो हुआ था 16 जनवरी 1991 से 28 फरवरी 1991 तक चला था। तो याद रखेंगे इसको। यानी प्रथम खाड़ी युद्ध 16 जनवरी 1991 से 28 फरवरी 1991 तक चला था। अब खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या गल्फ वार के नाम से जाना जाता है। इस लाइन को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि इस युद्ध में अमेरिका ने बड़ी मात्रा में स्मार्ट बम का प्रयोग किया था। यानी अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि यानी किस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बम का प्रयोग किया था? तो याद रखेंगे ये खाड़ी युद्ध में क्या था, प्रथम खाड़ी युद्ध में। इसीलिए इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध, यानी ये जो स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया, इसी स्मार्ट बम के प्रयोग से इस युद्ध को दूसरा नाम दिया गया, जिसको कंप्यूटर युद्ध भी कहा गया। तो कुछ परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान में रखेंगे कंप्यूटर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला कि इस युद्ध को अमेरिका ने पूरी दुनिया को लाइव दिखाया, इसलिए इसे वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। प्रथम खाड़ी युद्ध को वीडियो गेम वार भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ, इसका परिणाम कुछ सामने आया। तो क्या परिणाम आया? तथा इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि इराक की हार हुई। इसमें इराक का देखिए, जब क्यों हार हुआ? क्योंकि पूरे देश ने मिलकर, संयुक्त राष्ट्र संगठन जो है, इसके साथ साथ और भी अमेरिका भी इस देश को लग गया इसके साथ, और पूरा देश ने मिलकर इराक पर हमला कर, जिसके कारण इराक का क्या हो गया? हार हो गया और कुवैत मुक्त हो गया। यानी कुवैत जो है, अब कुवैत की तरफ से बाकी लोग जा गया, तो कुवैत मुक्त यानी मुक्त हो गया, मतलब इराक के कब्जे से बाहर हो गया। तो इससे अमेरिका ने अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाया और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया। और इस युद्ध में अमेरिका को कम खर्च पड़ा और कई अन्य देशों जैसे जापान, सऊदी अरब, जर्मनी से वित्तीय राजधानी यानी वित्तीय सहायता प्राप्त हुआ। इससे अमेरिका ने न केवल राजनीतिक यानी बल बढ़ाया, बल्कि अपने आर्थिक हित को भी सुनिश्चित किया। ये था प्रथम खाड़ी युद्ध। आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से आप इस वीडियो को प्ले करके दोबारा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको बेहतर समझ में आए। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्लिंटन का दौर। तो क्लिंटन का दौर यानी प्रथम खाड़ी युद्ध के जीतने के बाद 1992 में जॉर्ज बुश की क्या हुई? हार हुई। और बिल क्लिंटन अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना। बिल क्लिंटन से पहले अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज बुश। अब जॉर्ज बुश 1992 में क्या हुआ? हार गया और बिल क्लिंटन अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना। अगला, क्लिंटन ने बाहरी नीति अर्थात विदेश नीति की बजाय घरेलू नीति को ज्यादा महत्वपूर्ण समझा, जिस कारण 1996 में भी क्लिंटन की जबरदस्त जीत हुई। यानी 1992 जब 92 के बाद 96 में चुनाव हुआ, तो क्लिंटन की यानी बड़ी अच्छी तरीके से जीत हो गया। वह इस तरह 8 साल तक, यानी क्लिंटन लगातार यानी कितना साल तक राष्ट्रपति बना? तो 8 साल तक। ध्यान रखेंगे। अगला कि विदेश नीति, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगला है कि विदेश नीति किसको कहते हैं? तो यह एक सरकारी नीति होता है जो कि एक देश के अन्य देशों के साथ संबंध बनाने के लिए यानी बनाती है। यानी ये एक सरकारी नीति है जो एक देश अन्य देशों के साथ संबंध बनाने के लिए बनाती है। यह नीतियां आमतौर पर विश्व स्तर पर लागू की जाती है और विदेश नीति यानी विदेश नीति के माध्यम से एक देश दूसरे देशों के साथ विदेशी मुद्दों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करता है और व्यापार व्यवसाय को बढ़ाता है। आप स्व की सीधा समझिए कि यानी एक सरकारी यानी विदेश नीति एक सरकारी नीति है जो एक देश अन्य देशों के साथ संबंध बनाने के लिए बनाती है। यही हमारा क्या कहलाता है? विदेश नीति कहलाता है। ठीक है। अगला है कि घरेलू नीति है। अतः यह भी एक सरकारी नीति होता है। घरेलू नीति भी एक सरकारी नीति है। इसको इंग्लिश में डोमेस्टिक पॉलिसी बोलते हैं। तो यह भी एक सरकारी नीति है जो देश के आंतरिक यानी मामलों और घरेलू मुद्दों को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। यह नीतियां आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाती है और नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण आदि क्षेत्रों में सुधार करने के लिए बनाई जाती है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है क्विंटन के दौर में क्या क्या कार्य। अब क्विंटन जो राष्ट्रपति बना तो वो इसके दौर में क्या क्या कार्य हुआ। तो क्विंटन ने सैन्य शक्ति तथा विदेश नीति के बजाय लोकतंत्र को बढ़ावा यानी लोकतंत्र के बढ़ावा पर जोर दिया था। अगला कि विश्व व्यापार, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया था और साथ साथ में क्विंटन के दौर में अमेरिकी फौजी युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार दिखा था। यानी फौजी यानी जो युद्ध होता था उसमें हमेशा तैयार किया था। अब क्विंटन के यानी दौर में किए गए प्रमुख अमेरिकी सैन्य आक्रमण क्या क्या था। 1999 में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सेना की कार्रवाई की गई। इस परिस्थिति में नाटो ने यूगोस्लाविया पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया और 24 मार्च 1999 से लेकर 10 जून 1999 तक लगभग 2 महीने तक बमबारी किया और इस बमबारी के बाद यूगोस्लाविया ने अपनी सेना को वापस लिया और अंत में संघर्ष को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है। अगला 1998 में तांजानिया के दारे में सलाम में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ था जिसमें बहुत से लोगों की क्या हो गई? मौत हो गई और कई लोग क्या हुए? घायल हुए। इस मामले यानी हमले के जवाब में 1998 में बिल क्लिंटन के नेतृत्व में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की गई। अब इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो इस आक्रमण का उद्देश्य अल कायदा को ध्वस्त करना था जिन्होंने अमेरिका और उसके संबंध यानी दूतावासों के खिलाफ हमले किए थे। ये आक्रमण ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच के नाम से जाना जाता है। अब ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच क्या था? इस अभियान के अंतर्गत अमेरिकी सेना ने सूडान और अफगान में अल कायदा के ठिकानों पर भारी मिसाइलों से हमला किया था। यही था ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच। आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से पढ़ेंगे। आप ध्यान रखेंगे जितने भी ये लिखा गया आप इसको पहले कॉपी में नोट करेंगे और उसके बाद अच्छे से फिर रीडिंग करेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा तो दोबारा इस वीडियो को प्ले करके जरूर देखिएगा। अगला देखिए, अब ये ऑपरेशन इनफाइनाइट जो रिच का यानी जो युद्ध हुआ यानी जो भी हुआ इसका परिणाम क्या था? इस ऑपरेशन का परिणाम यह हुआ कि अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगा और साथ ही इस अभियान में अमेरिका ने नई निर्दोष नागरिकों पर भी बम बरसाया। जो आप देखिए बम जो विस्फोट हुआ, अब तो बम थोड़ी ना पहचानता है कि आप निर्दोष है या दोषी है या निर्दोषी है। यानी विस्फोट हुआ जो उसके समक्ष पहुंचा तो उसका यानी जान खतरा में गया, तो जिसके कारण अमेरिका पर यह आरोप लग गया और जिनके अलकायदा जैसे संगठन में कोई लेना देना नहीं था जिससे अमेरिका कोई आलोचना होने लगी। आप देखिए जिससे लोगों को कोई लेना देना यानी इससे नहीं था वो भी जब इस बमबारी में मारा गया जिसके कारण अमेरिका का यानी आलोचना लगी। अब ये 9/11 की घटना जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अब 9/11 घटना कहता है 11 सितंबर 2001 को हुआ था। सबसे पहले आप ध्यान में लाए रखिए 9/11 की घटना जो है 11 सितंबर 2001 को हुआ था। इस दिन अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी विमानों को क्या कर लिया? अपहरण कर लिया और इस हमले में 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी तथा दक्षिणी टावर से क्या गया? टकरा गया और तीसरा विमान पेंटागन से जाके टकराया जो कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग का मुख्यालय है और चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य विराट से टकराना था लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाके गिरा। तो यही हमारा जो ये घटना हुआ यही हमारा घटना 9/11 की घटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। यानी 9/11 घटना आप ध्यान में रखेंगे 11 सितंबर 2001 को हुआ था। सबसे पहला लाइन इसी को याद रखेंगे कि 11 सितंबर 2001 को ये 9/11 घटना हुआ था। इस दिन अलग अलग अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी विमानों को अपहरण कर लिया और इस हमले में 2 विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिसको इंग्लिश में WTC के नाम से जानते हैं
तो WTC के उत्तरी दक्षिणी टावर से टकरा गया। अब तीसरा विमान पेंटागन से टकराया, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग का मुख्यालय है। और चौथा विमान को अमेरिकी कांग्रेस के मुख्य मिराज से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाके गिर गया। अब ये जो गिरा, ये जो कहा गया, तो यही हमला, इसी हमला को 9/11 हमला के नाम से जाना जाता है। इसको आप अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेके और कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। हालांकि अमेरिका में महीनों को, यानी महीनों को पहले फिर तारीख को लिखा जाता था। पहले महीना फिर तारीख, उल्टा लिखा नहीं था। ठीक है, अगले ध्यान रखेंगे। अभी 9/11 घटना जो हुआ, अब इसका परिणाम क्या हुआ तो देखेंगे ध्यान से। अब अमेरिका पर किया जाने वाला यह हमला जो है अब तक का सबसे बड़ा हमला था। तो इसमें लगभग 300 व्यक्ति मारे गए। 9/11 की जो घटना थी इसमें कितना व्यक्ति मारा गया, सॉरी 300 नहीं, 3000 व्यक्ति मारे गए। और अमेरिकियों को डर तथा असुरक्षा का माहौल सताने लगा। और अमेरिका ने 1776 में, यानी अमेरिका में 1776 में जब से एक देश बना, उसने आज तक इतना बड़ा हमला कभी नहीं देखा। यानी अमेरिका को 4 जुलाई 1776 को आजादी मिला था। तो यानी शुरू आजादी के बाद आज तक उसने कभी इतना बड़ा हमला नहीं देखा था। हालांकि इधर 9/11 हमला को 1814 में ब्रिटेन द्वारा वाशिंगटन डीसी में आगजनी हमला तथा 1914 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर किया गया हमला से तुलना किया जाने लगा था। इस हमला में क्या हुआ था, काफी जान माल की क्षति पहुंची थी। ठीक है, अब ये 9/11 की घटना के विरुद्ध अमेरिका की कार्रवाई, थोड़ा सा इसको जानेंगे। अब क्लिंटन की जगह जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने, जो पूर्ववर्ती राष्ट्रपति एच यानी HW बुश के बेटा थे। अब 9/11 हमला को सहन करने के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन एंड ड्यूरिंग फ्रीडम अभियान चलाया। और इस ऑपरेशन के तहत उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया जिनका हाथ 9/11 के हमले के पीछे था। यानी जो भी 9/11 के हमले में सपोर्ट दिया था उसको गिरफ्तार करना शुरू किया। और इस ऑपरेशन का मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। और इस ऑपरेशन के तहत लोगों को पकड़कर उन्हें अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेल खानों में क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इन गिरफ्तार लोगों के बारे में अमेरिका ने उसकी सरकार को कोई भी जानकारी नहीं दिया। ठीक है, अब ये ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। तो अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की शुरुआत की। तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की शुरुआत किसने किया, तो अमेरिका ने किया, इसकी याद रखेंगे। और इस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने 19 मार्च 2003 को इराक पर हमला किया। तो इराक पर अमेरिका ने हमला कब किया, तो ध्यान रखेंगे 19 मार्च 2003 को। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके हमले की इजाजत नहीं दी थी। इस हमले में कई अन्य देशों की सहयोग भी थी, जिससे यानी कॉलिशन ऑफ वेलिंग्स नामक एक संघ बना। इस संघ में 40 से भी अधिक देश शामिल था, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पोलैंड जैसे देश शामिल था। तो अमेरिका का इराक पर हमला का मुख्य उद्देश्य था कि वहां तेल भंडार पर कब्जा करना। अमेरिका ने इराक पर हमला किया, उसका मुख्य उद्देश्य था तेल भंडार पर कब्जा करना। लेकिन अमेरिका ने इराक पर सामूहिक संहार के हथियार बनाने के आरोप लगाया तथा यानी सद्दाम हुसैन की सरकार आतंकवादी संगठन अल-कायदा का समर्थन करती है। और ये आरोप लगाया और फिर ऐसा आरोप लगाकर संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बिना इराक पर हमला कर दिया। अब जब बाद में जांच किया गया इसका, तो इराक में हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं मिला। अब ये इराक जो हमला हुआ इसका परिणाम क्या हुआ, तो मौजूदा सरकार अर्थात यानी सद्दाम हुसैन की सरकार चंद दिनों में चली गई, कुछ दिनों में ही खत्म हो गया। और इराक लोगों को गुस्सा अमेरिका के खिलाफ काफी बढ़ गया और पूर्ण रूप से लोग विद्रोह करने लगे। और इस ऑपरेशन में अमेरिकी सेना करीब लगभग 3000 सैनिकों की क्या हो गई, मौत हो गई। और इराकी सुरक्षा बलों के लोगों की भी बहुत बड़ी संख्या में मौत हुई। साथ ही एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी हमले के परिणाम से लगभग 50,000 आम जनता की मौत हुई। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कहता है इराक पर अमेरिका का यह हमला सैन्य और राजनीतिक स्तर पर असफल साबित हुआ। और इराक पर आक्रमण इसे द्वितीय खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया। आपको पहले पता होगा प्रथम यानी खाड़ी युद्ध हम लोग पढ़े, और प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अब क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया था। तो आप ध्यान में रखिएगा, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें स्मार्ट बम का प्रयोग किया गया था। तथा यह 20 मार्च 2003 को आरंभ हुआ था। ध्यान रखें
द्वितीय खाड़ी 20 मार्च 2003 को आरंभ हुआ था। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। बाकी हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग संपूर्ण इसी प्रकार से हम लोग पूरा पॉलिटिकल साइंस को, यानी पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरा संपूर्ण पॉलिटी को खत्म कर लेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। आप लोग डेली 8 बजे इस क्लास से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।